वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अन्वी ने उसकी बात सुन नफरत से कहा, इसको और आपसे कभी नहीं करूंगी। तो गुरु ने इस पर हंसते हुए कहा, अरे पगली, इसके क्या थोड़ी जाता है, वो तो बस हो जाता है। अब जल्दी यहाँ से निकलो, वरना अगर मेरा मन बदला तो फिर जाने नहीं दूंगा। गुरु को इतना कहना पड़ता कि अन्वी जल्दी से कार से बाहर निकल कर अपने घर की तरफ भागी। गुरु से भाग देखते हुए जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक से वो हंसते हुए शांत हो गया। गुरु को शिवा की बात याद आ गई। वो तुझे कभी नहीं अपनाएगी। अभी तो अन्वी बस ये समझती कि गुरु एक लोकल गुंडा है, पर वो क्या करेगी जब उसे उसके असली काम के बारे में पता चलेगा। क्या वो उसे कभी नहीं अपनाएगी? ये सोचते ही गुरु ने अपने दिल में एक दर्द का एहसास होने लगा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे अपने दिल में ने कैसा धोखा दे दिया और वो कैसे इस लड़के के प्यार में पड़ गया। इतना प्यार कि वो उसके बगैर पागल हो सकता था। गुरु अपनी सोच से बाहर निकल कर आया जब उसका फोन 2 बार बजकर बंद हो गया। गुरु ने अपनी कार घुमाई और वहां से निकल गया। भाईजान के आने की वजह से गुरु को अन्वी का अपने पास होना सुरक्षित नहीं लगा था, क्योंकि भाईजान लड़कियों के मामले में बहुत ही कुत्ता आदमी था। इसलिए वो अन्वी को सबसे सुरक्षित जगह यानी कि उसके घर पर लेकर आया था। गुरु को अब बस कल का इंतजार था, क्योंकि कल पहली बार उसका सामना भाईजान से होना था, जिसके लिए वो पिछले 5 साल से काम कर रहा था। अन्वी ने एक बार मुड़कर पीछे देखा कि तभी गुरु ने अपनी कार को घुमाया और वहां से निकल गया। ये देख अन्वी ने एक राहत की सांस ली। अन्वी ने अब अपना सामने देखा तो वो अपने घर के सामने खड़ी हुई थी और यह देख उसकी आंखें भर आई। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो कई महीनों बाद यहाँ आई है। अन्वी ने घर की बेल बजाना चाहा, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने हिम्मत कर बेल बजाई और उसके बाद डोर पर नॉक किया। कुछ देर बाद डोर ओपन हुआ। दीदी अन्वी अपने सामने सत्यम को देख रो पड़ी और जल्दी से उसके गले लग गई। सत्यम ने भी उसे कसकर अपने गले लगाते हुए चिल्लाया, मम्मी मम्मी, जल्दी नीचे आओ। प्रतिभा जी सत्यम की आवाज सुनकर जल्दी से नीचे आई और सत्यम अन्वी के गले लगा हुआ था। प्रतिभा जी हैरान थी कि अन्वी को देखकर उनकी आंखें तो भर आई और उन्हें अपने भरे गले से कहा, अन्वी। अन्वी अपनी मम्मी की आवाज़ सुन अपने भाई से अलग हुई। ये देख प्रतिभा जी उनकी तरफ भागी चली आ रही थी कि तभी उनकी चाल धीमी हो गई। यह तो अन्वी नहीं थी, ये तो उनकी भोली अन्वी नहीं थी। अब वो बदल गई। आज अन्वी अपनी मम्मी के सामने एक सुहागन के लिबास में सज संवर कर खड़ी हुई थी और इस समय वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। अन्वी ने एक ग्रीन कलर की सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। उसके मांग में सिंदूर भरा हुआ, गले में मंगलसूत्र और हाथ में लाल चूड़ा पहना हुआ था। प्रतिभा जी अपनी बेटी को इस रूप में देखकर एक पल को सब भुलाकर मुस्कुरा दी। तो अन्वी ने उन्हें देख मुस्कुरा दी, पर फिर उन्हें याद आया कि वो क्या सोच रही है। अन्वी अब जल्दी से अपनी मम्मी के गले लग गई। प्रतिभा जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या उसने तुम्हें? तो अन्वी ने अपनी मम्मी से अलग होकर उनसे कहा, मम्मी यहाँ मैं 2 दिन के लिए आई हूँ, वो मुझे खुद छोड़कर गए हैं। प्रतिभा जी ने चिंता करते हुए पूछा, सब ठीक है ना बिटिया? कोई बात तो नहीं है ना? तो अन्वी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, नहीं मम्मी, वो खुद अपनी मर्जी से मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। प्रतिभा जी ने उसकी बात सुन अन्वी से कहा, अंदर आओ पहले तुम। प्रतिभा जी और सत्यम जल्दी से अन्वी को घर के अंदर ले आए। प्रतिभा जी ने एक बार फिर अन्वी को अपने गले से लगाकर उसका सिर चूमते हुए कहा, हमें माफ कर देना अन्वी, कैसी माँ है हम अपनी बच्ची को बचा नहीं पाए। अन्वी ने अपनी माँ की बहती आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहा, मम्मी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अन्वी ने अभी इधर उधर देखते हुए सत्यम से कहा, मोटू पापा कहाँ है? तो सत्यम ने उसे बताते हुए कहा, दीदी पापा मार्केट गए हैं, आ रही होंगे। प्रतिभा जी ने अन्वी के कान में पहने झुमकों को देख उससे पूछा, अन्वी ने उन्हें बताया, ये सब उन्हें कहा है, उन्होंने ही दिए है। प्रतिभा जी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, अन्वी सत्यम बता रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दी? अन्वी ने उनके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, नहीं मम्मी, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। अन्वी और उसकी मम्मी बातें कर रही थी कि तभी अन्वी के पापा घर के अंदर आए। एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि अन्वी उनके सामने खड़ी हुई है। उन्होंने सत्यम को आवाज देते हुए कहा, मोटू। तो सत्यम जल्दी से खुश होते हुए उनके पास भाग कर गया और बोला, पापा देखो, दीदी वापस आ गई। अन्वी भी अपने पापा की आवाज सुन उनकी तरफ मुड़ी और खुश होकर उन्हें देखने लगी, पर शैलेश जी सामान को वहां छोड़ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। रात के समय अन्वी अपने कमरे से निकल पानी लेने के लिए सीढ़ियों से नीचे आई थी कि तभी उसे अपने पापा की आवाज सुनाई दी, आप अन्वी से कह दीजिए कि सिंदूर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस शादी को नहीं मानते और अब नहीं उसे वापस जाने देंगे। इस पर प्रतिभा जी ने कहा, जी हम कह देंगे, पर वो अब सुहागन है, ऐसे कैसे हम उसे सिंदूर लगाने से मना कर दी? इस पर शैलेश जी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई सर फिराकर उस गुंडे को मार दे तो अपने आप ही उस अन्वी का सिंदूर मिट जाएगा। उसकी मांग को भरा देख हमें याद आता है कि कितने बुजुर्ग हैं हम, जो अपनी बेटी का कन्यादान कर उसे नरक में जलने के लिए भेज दिया। प्रतिभा जी ये बात सुनकर चुप हो गई, उनकी आंखें नम हो गई थी। वहीं अन्वी ने ये सब सुनकर अपने मंगलसूत्र को पकड़ लिया। उसका दिल भारी हो गया। अपने पापा के कहे शब्दों को सुनकर उसे याद आया कि आज किस तरह से खुद गुरु ने उसे सजाया संवारा था और उसकी मांग में भर भर कर सिंदूर भरा था। उसका कहना था कि उसे अन्वी की मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा देख बहुत अच्छा लगता है। ये याद आ करते ही अन्वी का हाथ खुद ब खुद अपने सिंदूर से भरी मांग पर जा
जा ठहरा। इधर नीचे शैलेश जी ने एक बार फिर गुस्से से प्रतिभासी से कहा, अब आपको क्या लगता है कि वो अन्वी को वापस लेने आएगा? एक नंबर का बेगैरत आदमी है वो। हमारी बेटी को मेला करके कहीं का नहीं छोड़ा और भी यहाँ छोड़ गया क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसने हासिल कर लिया है। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उसने, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब अपने भी फैसला कर लिया कि अब हम सब दिल्ली वापस जा रहे हैं। अन्वी का अपने पापा की बातों को सुन मन खराब हो गया और वे जल्दी से अपने कमरे में वापस आ गई। उसका परिवार आज वो सब कुछ झेल रहा था वे सब गुरु की वजह से था। ये सब याद करते ही अन्वी रोने लगी। अन्वी ने रोते हुए खुद से कहा, यही सही रहेगा कि हम सब यहाँ से चले जाए। रोते हुए अन्वी ने रात काटी और सुबह होते ही अन्वी के पापा भी उनके यहाँ से जाने के बंदोबस्त में लग गए। पूरा दिन अन्वी ने अपने कमरे में रहकर ही बताया। रात के समय खाने पर उसकी मम्मी ने उसे बताया कि वे जल्दी सो जाए, सुबह दिल्ली जाने के लिए उनकी 6 बजे की ट्रेन है। अन्वी अपने कमरे में चुपचाप अपनी पैकिंग करने लगी थी। तभी उसका ध्यान अपने हाथों में पहने चूड़े पर गया। उन्हें देख उसे एक पल के लिए गुरु का ख्याल आया तो उसका चेहरा एक बार फिर उदासी से भर गया। उसे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था। आज उसने अपने पापा की कही हुई बात को मानकर गुरु के नाम का सिंदूर भी अपनी मांग में नहीं सजाया था। अपनी पैकिंग खत्म कर वह बेड पर लेट गई और उसे सोने की कोशिश करने लगी। तभी कुछ देर ही हुई थी कि उसे लेटे हुए हल्की हल्की नींद उसकी आंखों में भरी थी कि तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस। अन्वी ये महसूस कर हिलने डुलने लगी कि वो गर्म सांसें अब अन्वी के चेहरे के काफी नजदीक आने लगी और अचानक से किसी ने उसे की कमर से थाम लिया। अन्वी किसी का स्पर्श अपने सिर पर महसूस कर डर से कांप गई। उसकी नींद खुल गई और एक जाना पहचाना डर उसके दिल में वापस भर गया। उसने अब अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की। तभी किसी ने उसके गाल को अपने होठों से छू लिया। ये महसूस कर अन्वी चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई कि तभी फिर से उसे किसी ने बेड पर वापस खींच लिया और अब जैसे ही अन्वी की नजर उस इंसान पर पड़ी तो अन्वी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। ये गुरु था। उसने अन्वी की ठोड़ी को पकड़ उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए पूछा, क्या हुआ? अन्वी ने एक अब तक बांध रखी अपनी सांस को छोड़ते हुए कहा, आप यहाँ कैसे आई? गुरु अन्वी की बात सुन मुस्कुरा और वो अन्वी को लेकर बेड पर पलट गया। गुरु ने अन्वी के चेहरे को गौर से देखने के बाद उससे पूछा, तुम रोई क्यों? तो इस पर अन्वी ने गुस्से कहा, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं ये आंसू मेरे दोस्त बन चुके हैं। गुरु ने अन्वी के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, इन्हें दोस्त तुमने बनाया है, मेरे तो ये दुश्मन ही रहेंगे। इन्होंने अभी तक मुझे तुम्हारी मुस्कान से रूबरू नहीं होने दिया है। अन्वी गुरु की बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी सांसें कुछ तेज हो चली थी कि तभी गुरु अपना चेहरा उसके सामने चेहरे के करीब लाने लगा और वे जैसे ही अन्वी के होठों को अपने होठों से छूने को हुआ तो अन्वी ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। गुरु इस पर मुस्कुराया और उस अन्वी के गले लग गया। वहीं अन्वी ने उसके होठों को अपने गले पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। कुछ देर बाद गुरु ने अन्वी के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम जो मुझे इस तरह से तड़पाओगे ना तो सच कह रहा हूँ मैं पागल हो जाऊंगा। अन्वी ने उसकी बात सुन अपनी आंखें खोली और फिर धीरे से कहा, दूर हटिए। उसकी बात सुन गुरु ने अपनी अन्वी की कमर पर अपनी पकड़ कस दी। कुछ देर तक उसे निहारने के बाद उसने थोड़े गुस्से के साथ उससे कहा, नहीं हट रहा, करके दिखाओ मुझे खुद से दूर। ये कहते हुए गुरु अब खुद उठकर बैठ गया और उसने अन्वी को अपना मुंह फेर लिया। उसे इस में बहुत गुस्सा आ गया था। अन्वी का उसे खुद से दूर रहने का कहना उसके दिल में चुभ गया था। अन्वी भी अब उठकर बैठ गई। उसने एक नजर गुरु को देखा जो उसकी तरफ अपने पीठ करके बैठा हुआ था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद गुरु ने मुड़कर अन्वी को देखा तो अन्वी ने उसे अपनी नजर हटा ली। गुरु ने अन्वी की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आगे से कभी दूर होने की बात मत करना। इसके बाद ही गुरु ने अन्वी को अपनी बाहों में खींच लिया। गुरु एक बार फिर अन्वी को लेकर बेड पर लेटा ही था कि अन्वी ने उससे पूछा, आपने बताया नहीं, आप यहाँ कैसे आए? गुरु ने अन्वी के बालों को सहलाते हुए कहा, बालकनी से। उसकी बात सुन अन्वी ने बालकनी की तरफ देखा तो बालकनी का डोर खुला था। अन्वी ने गुरु के हाथ से अपने सिर को हटाकर थोड़े गुस्से में उससे कहा, क्या आप पागल है? अगर कहीं गिर जाते तो गुरु अन्वी की बात सुन हंसने लगा और उसने दोबारा से अन्वी को अपने सीने से लगाते हुए कहा, कल से तुम्हें नहीं देखा था, दिमाग गर्म हो रहा था मेरा। और वैसे भी बस तो माली का घर है, मैंने इससे कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बालकनी से ही अंदर जाने का रास्ता ढूंढा है। उसकी बात सुन अन्वी फिर से उससे दूर हो गई। वह उठकर बैठ गई। उसने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, हाँ सही कह रहे हैं आप तो ठहरे चोर, तो आपको तो बखूबी चुपके से दूसरे के घर में घुसना आता ही होगा। गुरु ये सुन हंसने लगा और उसने अन्वी को अपने ऊपर खींचते हुए कहा, और तुम मेरी चोरनी। अन्वी ने उसकी बात सुन अपना मुंह लटका लिया। ये देख गुरु अब अधिक मुस्कुराने लगा और उसने अन्वी के गाल को सहलाते हुए कहा, उफ तुम सच में जहर हो मेरे लिए। अन्वी ने अपना सर अनजाने में ही उसे ही पर गुरु के सीने पर रख दिया। वो थका हुआ महसूस कर रही थी। कल ठीक से न सोने की वजह से और काफी रोने की वजह से उसे नींद आने लगी थी। उसे भी एहसास ही नहीं था कि उसे गुरु की बाहों में बहुत ही सुकून मिल रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। तभी गुरु ने उससे कहा, सुनो मैं कल दिन में तुम्हें लेने आऊंगा। कल हम दोनों यहाँ से हमारे नए घर में चलेंगे। गुरु का ये कहना भर था कि अन्वी की नींद जैसे उड़ से गई। अन्वी को याद आ गई कल वो उससे दूर चली जाएगी। तभी गुरु ने एक सिर को चूमते हुए कहा, अब तुम्हें और उस बंद कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। गुरु की बातों के दौरान अन्वी ने अपनी पकड़ उसकी शर्ट पर कसती हुई डर गई कि कहीं गुरु को पता चला कि वे उससे दूर जा रही है तो कहीं उसके परिवार के साथ कुछ गलत ना कर दे। अन्वी की सांसें एक बार फिर तेज होने लगी थी। तभी किसी ने अन्वी के डोर पर नॉक किया। आवाज सुनते ही
अन्वी झट से गुरु से अलग हो गई। अन्वी की उससे दूर हो गई। गुरु ने अपना सिर सहलाया तो उसे चिढ़ महसूस हुई। इधर बाहर से अन्वी की मम्मी ने उसे आवाज देते हुए कहा, अन्वी दरवाजा खोलो, हम हैं। उनकी आवाज सुन गुरु भी अब उठकर बैठ गया और फिर वे बेड से उठकर डोर की तरफ बढ़ा तो अन्वी ने उसका हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? तो गुरु ने अन्वी से कहा, तुम्हारी मम्मी आवाज दे रही है तो दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। अन्वी ने गुरु को आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं, इधर आइए मेरे साथ। अन्वी ये कहते हुए गुरु को अपने साथ बालकनी में लेकर आई और उसने गुरु से कहा, आप जाइए यहाँ से। गुरु ने अन्वी को देखते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ से अपनी मम्मी से बात करो, उन्हें यहाँ से भेजो। इधर गुरु की जिद और उधर अन्वी की मम्मी लगातार डोर नॉक कर रही थी। अन्वी ने अब गुरु को छोड़ जाकर डोर ओपन कर दिया। प्रतिभा जी ने डोर खोलते ही उससे पूछा, क्या कर रही थी? कब से दरवाजा नॉक कर रहे हैं हम? अन्वी ने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, वो मैं बाथरूम में थी। प्रतिभा जी अंदर आई और फिर अन्वी के बेड पर बैठते हुए बोली, दरवाजा बंद कर दो, आज हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे। अन्वी के ये सुन चिल्लाते हुए कहा, जी। तो इस पर अन्वी की मम्मी ने उससे फिर से कहा, दरवाजा बंद कर दो। अन्वी ने उसकी बात मानते हुए दरवाजा बंद कर दिया और एक बार उसने बालकनी की तरफ देखा कि तभी उसकी मम्मी ने उससे कहा, अन्वी। अन्वी उनकी आवाज़ सुनकर झेंप गई। उसने जल्दी से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मम्मी। अन्वी अपनी मम्मी के पास आकर बैठ गई पर उसकी नज़रें इस समय बालकनी के डोर पर ही थी। उसे डर था कि अगर कहीं उसकी मम्मी को पता चला कि गुरु इस समय उसके कमरे में है तो उसके पापा को ये बात पता चलने में समय नहीं लगेगा और पता नहीं फिर वो क्या सोचेंगे उसके बारे में। अन्वी अपनी सोच में गुम थी कि तभी एक बार फिर प्रतिभा जी बोली, कहाँ खोई हुई हो बिटिया, कब से आवाज़ दे रही हो? अन्वी ने अब अपनी जगह से उठ बालकनी की तरफ जाते हुए कहा, नहीं मम्मी। कहिए आप क्या कह रही थी? प्रतिभा जी अन्वी की तरफ पीट कर बेड पर लेट गई और उन्होंने अन्वी से कहा, तुम अपने पापा को गलत मत समझना अन्वी, तुम नहीं जानती यहाँ तुम्हारे जाने के बाद कितनी शर्मिंदगी उन्होंने झेली है। सब तुम पर ही उंगलियां उठाने लगे थे। अन्वी ने अपनी मम्मी को देखा और फिर जल्दी से बालकनी में झाँक कर देखा, गुरु वहाँ नहीं था। ये देख अन्वी ने राहत की सांस ली और जल्दी से मुड़ रही थी कि तभी गुरु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अन्वी अचानक से हुई इस हरकत पर डर से ठिठक गई। इधर पर तेजबाजी ने उससे कहा, अन्वी ये समाज बहुत बुरा है, कुछ भी हो जाए इस हाल में लड़की को ही दोषी मानता है। पर अन्वी उनकी अभी किसी भी बात को नहीं सुन रही थी। गुरु ने पर्दों के पीछे से उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। अन्वी का अब डर से चेहरा सफेद पड़ने लगा था। उसने धीरे से गुरु से कहा, प्लीज चले जाइए, इस तरह से ठीक नहीं लग रहा। गुरु ने भी बहुत धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्यों ठीक नहीं लग रहा? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे पास हूँ, तो इसमें क्या बुराई क्या है? इधर प्रतिभा जी ने मेरे को अब काफ़ी देर अन्वी का कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पलटते हुए अन्वी से कहा, अन्वी तुम। पर प्रतिभा जी अपने सामने के नज़ारे को देख चुप हो गई। अन्वी बालकनी के डोर के पास पर्दों में छिप कर खड़ी थी। कमरे में रोशनी मध्यम होने के कारण उन्हें कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। वो अपनी जगह उठकर बैठ गई और उन्होंने अन्वी से कहा, वहाँ क्या कर रही हो तुम? आओ सो जाओ और बालकनी का दरवाजा खुला रहने दो, अच्छी हवा आ रही है। इधर अन्वी को गुरु अपनी बाहों में जकड़ कर खड़ा हुआ था। वो तो शुक्र था कि पर्दे गहरे रंग के थे इसलिए कि दिख नहीं रहा था। वहीं अन्वी ने अपनी मम्मी की बातों को सुनकर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मम्मी, हवा ही तो अच्छी चल रही है इसलिए यहाँ खड़ी हूँ। अन्वी की मम्मी अपनी जगह से उठी तो अन्वी की सांस थम गई और उसने गुरु से कहा, ले जाइए, मम्मी इस तरफ आ रही है। पर गुरु वहां से जाने के बजाय अब अन्वी की पीठ को चूमने लगा। अन्वी उसकी इस हरकत से जड़ हो गई। इधर अन्वी की मम्मी उसके पास न आकर बाथरूम में चली गई। अन्वी ने ये देख अपनी रोकी हुई सांस छोड़ी और फिर जल्दी से गुरु की तरफ मुड़ गई। उसके सीने पर अपने हाथों से मारते हुए कहा, अभी मम्मी देख ली थी तो आप चाहिए यहाँ से। गुरु ने अन्वी के दोनों हाथों को पकड़ उसे अपने साथ बालकनी में खींच लिया और उसे वहां बाल से हटाकर उसने उसके होठों को फिर बारी बारी से उसकी आंखों को चूमा। उसके बाद उसके नाक को, उसकी ठुड्डी को और अब बड़े प्यार के साथ उसके माथे को चूमकर वो उससे दूर हो गया। अन्वी ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो गुरु उसे देखते हुए वहां से नीचे उतर रहा था। उसे देख अन्वी आगे आई और गुरु को नीचे उतरते हुए देखने लगी। जब वे नीचे पहुंच गया तो अन्वी ने एक गहरी सांस ली। वहीं गुरु उसे फ्रांक किस देते हुए अपनी कार में जा बैठा। उसकी सरकत पर अन्वी मुड़कर अनजाने में मुस्कुरा दी। अभी भी ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई थी कि तभी प्रतिभा जी वहां पर आ गई और उन्होंने अन्वी से कहा, क्या हुआ, सोना नहीं है क्या? अन्वी, कल सुबह जल्दी निकलना है। ये सुनते ही अन्वी के चेहरे का रंग उड़ गया। अन्वी और प्रतिभा जी अपनी जगह पर आकर लेट गई। कुछ देर में प्रतिभा जी की आंख लग गई पर अन्वी उसकी तो जैसे नींद उड़ चुकी थी। उस समय मैं बहुत बेचैन हो रही थी। गुरु की बातें, उसका प्यार से गले लगाना और अभी उनके बीच हुई किस को याद करते हुए अन्वी की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल में दर्द उठने लगा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। अन्वी अब उठकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु की यादों में क्यों घिरती जा रही है। वो बालकनी में आई और उसी तरफ देखने लगी जहाँ से गुरु नीचे उतर कर गया था। अन्वी को नहीं पता पर वो उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, उसे अपने सामने देखना चाहती थी। जब अन्वी अपने बढ़ते जज्बातों को काबू ना कर सकी तो वो वहीं गिर गई। उसने रोते हुए अपने सिर को पकड़ लिया और फिर खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं नहीं चाहती उन्हें देखना, नहीं देखूंगी मैं उन्हें कभी, अब कभी नहीं मिलूंगी उनसे। अपनी कही बात को सुन भी फिर से रोने लगी। शायद कुछ नए एहसास उसके दिल में पनपने लगे थे जिनका उसे कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा था। वे तब से हुआ था जब शैलेश जी ने गुरु को मरने की बात कही, जो सुनकर अन्वी के दिल पर तीर की तरह जा लगी थी।
इधर गुरु वापस आया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। उसे आते देख शिवा ने उससे कहा, क्यों क्या हुआ? भगा दिया तेरी बीवी ने तुझे? गुरु उसकी बात सुनकर वहीं आकर में रुक गया। उसने शिवा के पास बैठते ही शिवा का बनाया हुआ पेट खुद उलट लिया। शिवा ने गुरु को देखते हुए कहा, मुझ तो मर गया है तू और कुछ नहीं। इस पर गुरु ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई मुझे उससे हद से ज्यादा वाला इसकी है, पर वो है कि समझती है नहीं। शिवा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे से तू लगा रही, वे समझेगी तेरे इसको। गुरु ने उसकी बात सुन शिवा को बुरा वे समझ गया था कि आज शिवा फुल टोन है, वरना वो कभी उसे लेक्चर ही दे रहा होता कि उसने बहुत गलत किया, उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी वगैरह वगैरह। गुरु ने अब शिवा से पूछा, पर कब समझेगी भाई? शिवा ने गुरु को एक पैक बनाकर देते हुए कहा, जब तू उसे अपने इश्क पर एतबार करना सिखा देगा वो तेरे इश्क को समझ जाएगी मेरे भाई। शिवा के होठों से जाम लगाते हुए आगे कहा, तू तो बाह हो गया है मेरे भाई, अब तो पीछे मत हटना। तू अब जमकर इश्क कर, मजबूर कर दे अपनी महबूबा को अपने इश्क के समंदर में डूबने को। गुरु शिवा की बात सुन खुशी से उसके गले लग गया। तभी शिवा ने उससे कहा, तू अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चला जा गुरु, इस भाईजान की दुनिया से दूर। गुरु शिवा की बात सुन उससे अलग हुआ। उसने शिवा को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। गुरु ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने आपका साथ नहीं चुना था भाई। शिवा ने गुरु को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं गुरु, अब तेरा यहाँ होना ठीक नहीं है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तू जा यहाँ से। शिवा ने गुरु को उठाकर उसके कमरे तक ले जाते हुए कहा, हम सुबह बात करते हैं, आपको बहुत चढ़ गई है भाई। गुरु ने शिवा को लाकर उसके बेड पर लेटा दिया और खुद जाकर शराब पीने लगा। मूड तो उसका भी आज कुछ ठीक नहीं था। जिसे भाईजान का वो 5 सालों से इंतजार कर रहा था वो आज भी नहीं आया था। ये उसकी चाल थी या जानबूझ के ड्रामा कर रहा था, ये किसी को मालूम है। पर गुरु की सोच से वह कहीं जो ना गुना ज्यादा साथ देता। वहीं सुबह के समय अन्य स्टेशन पर खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी कि तभी प्रतिभा जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, बेटिया इस चूड़े को ही निकाल फेंको और उस बुरी शादी की यादों को भी दिल्ली दिल वालों की होती है, देखना वो सब बुरी यादें तुम्हारे दिल से मिटा देगी, पर उससे पहले तो अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़ दो। अनवी ने हाँ में से हिला दिया और थोड़ा आगे बढ़ गई। उसका मन बहुत भारी हो गया था, इसलिए वो कुछ दूर आ गए। तभी सत्यम ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ दीदी, आप चीजों को याद कर रही हो? अनवी ने सत्यम की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मोटू, और ये क्या कह रहे हो? वो तुम्हारे जीजू नहीं है, कोई नहीं है, वो हमारे वो। तो इस पर सत्यम ने कहा, सच? पर आप मुझे पहले वाली दीदी जैसी नहीं लग रही हो। मेरी अनवी दीदी कहीं खो गई है भीड़ से भरे स्टेशन। और फिर सत्यम की बात इन सबसे अनवी जी का सिर फटा जा रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी पर प्रतिभा जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी। अनवी और उसका परिवार ट्रेन में अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर चलना शुरू हो गई। उसी के साथ अनवी का सिर घूमने लगा था। उसके कान में एक बार फिर से गुरु की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी और उसकी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने अपनी जगह से उठना चाहा तो शैलेश जी ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? तो अनवी ने उनसे साफ साफ कह दिया, पापा घुटन हो रही है, यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा मुझसे। तो प्रतिभा जी ने उससे कहा, जाओ आओ यहाँ खिड़की पर बैठ जाओ। कि तभी उसकी नज़र अपने चूल्हे पर पड़ी। ये देख अनवी ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और उन्हें अपने आप में बात करते देख अनवी ने जल्दी से अपने दुपट्टे को अपने हाथों से ढक लिया। अनवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो गुरु को छोड़कर हमेशा के लिए उससे दूर जा रही थी। उठो बेटा वरना देर हो जाएगी। अनवी लगातार आ रही आवाज़ों को सुन अनवी ने अपनी आंखें खोली तो उसकी मम्मी उसके सामने थी। अनवी अब हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। उसने उधर उधर देखा तो वो अभी इस समय अपने बेड पर थी अपने रूम में। अनवी ने अब अपना सिर पकड़ लिया। वो सपना देख रही थी। तभी एक बार फिर प्रतिभा जी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, अनवी उठो, 4 बज चुके हैं, जल्दी से नहा लो। अनवी अपनी मम्मी की बात सुन उठ गई। उसने सबसे पहले पानी पिया क्योंकि ये सपना उसने कभी देखा था। उस सपने ने अनवी को अंदर तक हिला दिया था। अनवी नहाकर बाथरूम से निकल कर आई थी कि तभी मिरर के सामने खड़े होने पर उसका ध्यान अपनी सोनी मांग पर गया। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आने को थे कि उसने अपना चेहरा ऊपर उठा लिया और आंसू रोकने की कोशिश करने लगी थी कि तभी प्रतिभा जी आई और उन्होंने उसे कहा, मत रोको अनवी, इन्हें बहने दो, इन आंसुओं को बहाकर अपनी सभी बुरी यादों को बह जाने दो। अनवी अपनी मम्मी की आवाज़ सुन अब कमजोर पड़ गई थी और जल्दी से मुड़कर उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। वो कैसे उनसे कहे कि उसे इस समय अपने पति की याद आ रही थी, उस पति की जिसकी उसकी मम्मी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करेगी। कुछ देर तक रोने के बाद जब अनवी शांत हो गई तो प्रतिभा जी ने उसके हाथों में पहने चूड़े को निकालने लगी थी कि तभी अनवी ने उन्हें रोकते हुए पूछा, मम्मी ये क्यों? तो प्रतिभा जी ने उसे समझाते हुए कहा, अनवी ये शादी एक धोखा है, तुमने उसे अपने मन में पति नहीं माना है। अब ऐसे में उससे जुड़ी ये कोई भी चीज़ रखना तुम्हारे लिए परेशानी होगी और फिर दिल्ली में तुम्हारी बुआ जी को क्या बोलेंगे अगर उन्हें एक सुहागन के रूप में दिखोगी। तो हमने उन्हें मना कर दिया है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो इस पर अनवी ने अपनी मम्मी से धीरे से कहा, पर मम्मी शादी तो हुई है ना हमारी, भले जबरदस्ती से, पर अब वो मेरे पति है। प्रतिभा जी के हाथ अनवी की बात सुनकर रुक गए। उन्होंने अनवी को देखते हुए गुस्से में कहा, कोई पति नहीं है वो तुम्हारा, क्या पागल हो गई हो? ऐसे गुंडे के साथ अपनी जिंदगी काटनी है जिसका कोई भरोसा नहीं है, तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया, उसके बाद उसका कोई अता पता भी नहीं है। तो इस घर पर
तो इस पर अनवी ने अपना मुंह खोलकर उन्हें बताना चाहा कि वह दिन में आएगा, पर फिर कुछ सोचकर वे चुप रही कि तभी प्रतिभा जी ने उससे पूछा, अनवी ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने उसे अपना पति मान लिया है? अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि कभी तुम्हारी शादी भी हुई थी दिल्ली में। तुम्हारी मौसी ने जो पहले लड़का देखा था तुम्हारे लिए, हमने उसे हमने हमने उसके लिए हाँ कह दी है। बहुत अच्छा लड़का है। तुम अब ये सब भूल कर अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत करो। अनवी अपनी मम्मी की बातों को सुन उनसे कुछ कहने हुई तभी बाहर से आवाज आई। सत्यम ने प्रतिभा जी को आवाज देते हुए कहा, मम्मी जल्दी आओ, हम लेट हो रहे हैं। प्रतिभा जी ने अब अनवी से कहा, ये मंगलसूत्र और ये चूड़ा दोनों उतार कर यहीं रख दो और नीचे आ जाओ। अनवी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके जाने के बाद अनवी ने चूड़ा तो उतार दिया, पर उसे अपना मंगलसूत्र उतारने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो उसे पहने हुए ही बाहर निकल गई। घर को अच्छे से लोग कसे लहची अब कैब में आकर ड्राइवर के पास बैठ गए। कैब स्टार्ट हुई तो अनवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीछे टिका कर बैठ गई। उसे देख प्रतिभा जी का मन भी भारी हो गया। आखिर वे सब में सबसे ज्यादा अनवी को झेलना पड़ रहा था, पर वे भी क्या कर सकती थी? वो एक गुंडे के साथ अपने बेटे को नहीं भेज सकती थी। आखिर कैसे ऐसे इंसान पर विश्वास कर ले जिसका ना तो घर वालों का पता था ना घर का। एक आवारा इंसान था वो अपनी सोच में घूम रही थी। तभी कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक से कैब रुक गई। अनवी उसकी वजह से झटके से आगे हुई थी। तभी उसने आगे की सीट पर अपना हाथ रख खुद को संभाल लिया। इधर शैलेश जी ने अपने सामने एक कार को रुका देखा तो उन्होंने कैब ड्राइवर से कहा, भैया आप जरा मोड़ कर निकाल लीजिए, हमें देर हो रही है। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुन अनवी और बाकी सभी सामने देखने लगे थे कि तभी सामने खड़ी कार का डोर ओपन हुआ और उसमें से गुरु बाहर निकल कर आया। उसने इस समय टाइट फिटेड टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जीन्स। हाथ में उसने अंगूठे और उंगली से पकड़े हुए सिगरेट को वो पीते हुए सीधा अनवी की तरफ ही चला आ रहा था। ये देख अब शैलेश जी जल्दी से बाहर निकलकर खड़े हो गए और उन्होंने गुरु को रोकते हुए कहा, अब क्या है, परेशानी है क्या तुम्हारी, क्या लेने आए हो? तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बीबी को लेने आया हूँ जिसे आप मेरी इजाजत के बगैर मुझसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अनवी ने अंदर बैठे हुए गुरु को एक नजर देखा तो गुरु ने भी उसे देखते हुए एक स्माइल दी। ये देख अनवी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। इधर उसकी बात सुन, शैलेश जी ने उससे कहा, वो नहीं आ रही है तुम्हारे साथ। वहीं इधर गुरु की नजर लगातार अनवी पर थी। उसने एक बार फिर सिगरेट का कस लेते हुए धुआं छोड़ा और फिर अगले पल अपनी सिगरेट फेंक दी। गुरु आगे बढ़ा, उसने कैब का डोर ओपन कर अनवी का हाथ पकड़ लिया तो शैलेश जी ने उसे रोकना चाहा, पर छोटे और रघु ने पीछे से उन्हें पकड़ लिया। वहीं अनवी ने इस पर गुरु को देख अपने हाथ को देखा और प्रतिभा जी ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, छोड़ दो हमारी बच्ची को, कि उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। तो इस पर गुरु ने एक झटके से अनवी को बाहर निकालते हुए कहा, अच्छा पर अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, ये मेरी है तो मेरी ही रहेगी। शैलेश जी ने गुरु से मिन्नतें करते हुए कहा, हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे, पर हमारी बच्ची को छोड़ दो। हम अब कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे और यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अपने पापा को इस तरह गिड़गिड़ा रहे देख और गुरु का उनके लिए बर्ताव देख अनवी की आंखों में आंसू आ गए। वो गुरु की मजबूत पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगी थी। तभी गुरु ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हिलो मत, तुम खुद को समझती क्या हो, मुझे धोखा दोगी तुम। अनवी गुरु की तेज आवाज सुन डर कर शांत हो गई। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया। वो धीरे से कहा, पापा को छोड़ दीजिए। गुरु ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, कार में जाकर बैठो। तो अनवी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पहले आप पापा को छोड़िए। गुरु को और अधिक गुस्सा आ गया। उसने अनवी की बाजू पकड़ ली और फिर उसे देखते हुए अपने साथ ले जाकर कार में बिठाकर कार लॉक कर दी। इधर कैब ड्राइवर प्रतिभा और सत्यम भी कैब से बाहर निकल आए थे कि तभी गुरु ने शैलेश जी के पास आते हुए गुस्से में उनसे कहा, बहुत दिमाग गरम कर रहे हैं आप मेरा, पर फिर भी शांत हो। जानते हैं ना क्यों आपकी बेटी की वजह से गुरु ने रघु और छोटे से शैलेश जी को छोड़ने का इशारा किया और फिर उनके करीब जाकर झुककर उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, कन्यादान कर दिया ना आप तो बस, अब वो आपकी नहीं मेरी जिम्मेदारी है। अगर उसे मेरे साथ नहीं देख सकते तो आप दूर रहिए, चलता हूँ। इतना कहते हुए गुरु वहां से जाने को हुआ कि शैलेश जी ने उसे रोकते हुए कहा, कौन सा बाप अपनी बेटी को एक शैतान के हाथों में सौंप कर खुश रह सकता है? गुरु ये भी तो हमें बताते जाओ तो शायद हम भी इस बात को स्वीकार कर सके। गुरु ने उनकी बात सुनकर जल्दी से कहा, इस शैतान के हाथों में आपकी बेटी कभी दुखी नहीं रहेगी, मैं इतना कह सकता हूँ, पर उसे मैं छोड़ दूँ ये तो नहीं हो सकता। ये कहते हुए गुरु वहां से चला गया। वहीं उसकी बातें सुन प्रतिभा जी सत्यम को पकड़ कर रोने लगी। इधर गुरु जी ठीक आगे बैठा तो अनवी उससे मुंह मोड़ कर बैठ गई। गुरु ने उसे देखते हुए कहा, इधर देखो मेरी तरफ, पर अनवी ने उसकी एक नहीं सुनी तो गुरु ने भी गुस्से में कार स्टार्ट की और रोड पर दौड़ा दी। गुरु ने एक बार फिर उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, दुख मना रही हो कि मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाई तुम? तो इस पर अनवी ने कहा, हाँ मना रही हूँ। गुरु उस पर और भड़क गया। उसने गे बदलते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है। गुरु ने अपना राज होते हुए कहा, कितनी बड़ी धोखेबाज हो तुम, अपने पति को छोड़कर जाने के लिए तैयार भी हो गई। अनवी ने इस बार उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, धोखेबाज नहीं हूँ, पहले ही कह चुकी क्योंकि आप मेरे पति नहीं है, मैं नहीं मानती आपको अपना पति। उसकी बात सुन गुरु की गुस्से की वजह से भौहें तन गई। उसने तेज रफ्तार पकड़कर कुछ ही पल में ही कार को एक सुनसान जगह पर लाकर रोक दिया। कार के रुकते ही अनवी ने आसपास हैरानी से देखा कि तभी झटके के साथ गुरु ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। अनवी सरकत से डर गई। तभी गुरु ने उसकी ठोड़ी को पकड़ उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा, अब कहो क्या कहना है?
अनवी ने इधर उधर देखते हुए गुरु से कहा, यहाँ क्यों, ये कहाँ लेकर आए हैं आप? तो गुरु ने उससे कहा, तुम्हें मारकर यहाँ गाड़ने के लिए लेकर आया हूँ, अब बोलो। अनवी ने थोड़ी देर उसकी आंखों में देखा और फिर अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख रोने लगी। ये देख गुरु ने अब गुस्से से अपनी आंखें बंद कर अपना सर पीछे सीट पर सटा लिया। कुछ देर बाद अरवी की सस क्या सिर उसने उसने कुछ बोलना चाहा कि तभी ने रोते हुए कहा, बहुत ही घटिया है, आप हमेशा इस तरह की बातें करते हैं और मेरे पापा को भी परेशान करते हैं, बहुत बुरे हैं, नहीं बात करूंगी मैं आपसे कभी। गुरु ने उसको रोना देख उसके आंसू पोंछने को उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया तो अनवी ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, उन्होंने कहा, छूना भी नहीं मुझे, बस हमेशा मुझे तकलीफ देते रहते हैं अपनी कही हुई बातों से। पर गुरु ने फिर भी उसे छुआ और उसके चेहरे को अपने हाथों में एक बार फिर लेते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुमसे इस तरह से बात नहीं करूंगा। तो अनवी अपनी भीगी हुई पलकों को उठाकर उसे देखने लगी। उसने अपने नाक पहुंचते हुए गुरु से कहा कि अगर फिर से इस तरह से बात की। तो गुरु ने उसके गाल पर किस किया और फिर से देखते हुए कहा, तो फिर तुम मुझे सजा देना। अनवी ने अपने आंसू को पोंछ कर उससे पूछा, तो आप मेरे पापा से भी अच्छे से बात करेंगे? गुरु ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अच्छे से ही बात करता हूँ मैं, और उससे इससे ज्यादा अच्छे से बात करना नहीं आता मुझे, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। अनवी अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए उसे देख रही थी। उसने उसकी बातों को सुन गुरु ने कहा, तो सीखिए, पर आप सबसे शांति से ही बात करेंगे। ये कहते हुए अनवी अब जल्दी से उसकी गोद से उठकर अपनी जगह पर बैठ गई। गुरु ने उसे ऐसा करते देखा एक बार फिर गुस्से में उससे कहा, तुमसे किसने कहा था यहाँ से उठने को? तो अनवी ने कार की विंडो से बाहर देखते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। गुरु ने अनवी की बात सुन उसकी तरफ झुकते हुए कहा, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अनवी उसकी बात सुन मुड़ी तो गुरु को अपना इतना करीब देख छिप गई। उसने धीरे से उसके होठों को खोलकर बहुत धीमी आवाज में कहा, आप बहुत लड़ लिया तुमने मुझसे, अब मेरी बारी, चलो बताओ तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों नहीं है? गुरु ने अनवी की आंखों में देखते हुए पूछा। उसकी बात सुन अनवी ने एक नजर उसे देखा और फिर अपनी नजर नीचे करके कहा, वो मैं भूल गई। गुरु ने अनवी का हाथ को पकड़कर अपने होठों से छू लिया और फिर उसे देखते हुए पूछा, क्या लगता है तुम्हें कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन होगा या नहीं? अनवी ने गुरु को बिना देखे ही कहा, मैंने कहा ना मैं भूल गई। गुरु अपनी जगह पर ठीक से बैठ गया। उसने कहा स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है मान ली तुम्हारी बात। अनवी ने सुन अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सर पीछे सीट से लगा दिया। कुछ ही देर में अनवी और गुरु वापस से उसी जगह आ गए थे जहाँ एक बार फिर अनवी को एक कमरे में कैद होकर रहना था। अनवी ने आज पहली बार ठीक से उस घर को देखा था। ये कोई पुरानी सी हवेली थी जो कि काफी बड़ी थी। अनवी वहां आकर बिल्कुल खुश नहीं थी और ये बात गुरु ने भी महसूस कर ली थी। वो दोनों जैसे ही अपने रूम में आए तो गुरु ने डोर अंदर से लॉक कर दिया। ये देख अनवी ने उससे घबराते हुए पूछा, आपने डोर क्यों बंद किया? गुरु ने उसके पास आते हुए कहा, तो क्या चाहती हो, डोर खोलकर तुम्हें प्यार करूं? ये कहते हुए गुरु ने के करीब आया तो अनवी डर से पीछे हट गई। तो पर गुरु ने झट से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और ले जाकर उसे मिरर के सामने खड़े कर दिया और फिर सिंदूर की डब्बी उठाकर उसके मांग भर के धर दी। अनवी ने उसकी उंगलियों को स्पर्श से अपनी आंखें बंद कर ली। वो नहीं जानती थी कि क्या है, पर जो भी हो उसे गुरु की तरफ खींच रहा था। उसका हर वे प्यार जताने का तरीका अनवी को भा रहा तो जो ऐसा भा रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डोर है जिससे वे गुरु के साथ बन चुके हैं। वो नहीं जानती, पर यह सच था कि वे खुश थे कि वे दिल्ली नहीं गई और वापस गुरु के पास आ गई। उसने वो अपनी आंखें खोल ली। तभी गुरु ने अनवी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, अब लग रही हो ना तुम मेरी बीवी, मंगलसूत्र है नहीं, या वह भी निकाल कर फेंक दिया था। दिल्ली जाने की खुशी में उसकी बात सुनकर अनवी ने नाम से लहा और फिर अपना दुपट्टा हटाते हुए गुरु को अपना मंगलसूत्र दिखा दिया। गुरु उसकी इस हरकत पर उसके मासूम से चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसने अनवी का दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैंने कहा था ना कि मैं आज मैं तुम्हें हमारे नए घर में ले जाऊंगा, तो बस तैयार हो जाओ। वो वहाँ बेड पर तुम्हारा जोड़ा रखा हुआ है। अनवी ने बेड पर रखे अपने शादी के लहंगे को देख गुरु से पूछा, ये क्यों पहनूं मैं? तो इस पर गुरु ने उससे कहा, क्योंकि हमारे नए घर में मेरी नींद मेरी दुल्हन पहली बार जा रही है, तो तुम्हें देख लगना भी तो चाहिए कि हम एक दुल्हन का गृह प्रवेश हो रहा है। पर इधर अपनी शादी के जोड़े को देख अनवी को याद आ गया किस तरह से गुरु ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की थी और फिर उसकी फैमिली के साथ क्या किया था। ये सब याद आते ही गुस्से में गुरु से अलग हो गई और उसने नफरत से गुरु से कहा, नहीं पहनूंगी, कहीं नहीं जाना मुझे, आपके साथ कोई गृह प्रवेश नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है बस। गुरु अचानक से बदली हुई अनवी को देख थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर उसकी बातों पर गुस्सा आते ही उसने अनवी को एक बार फिर अपने पास खींचते हुए गुस्से में कहा, तुम्हारा घर वही है जहाँ मैं हूँ और हाँ तुम्हें यही पहनना है और ये हर हाल में पहनना है। जल्दी तैयार हो जाओ वरना मुझे तुम्हारे पे तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी करो, हम थोड़ी देर में निकलेंगे। गुरु ये कहते हुए डोर खोलकर वहां से चला गया। वहीं अनवी उसे जाते हुए देखती रह गई। इधर गुरु नीचे आया तो शिवा ने गुरु से कहा, आजा पर आ गया है। गुरु ये सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। अभी वैसे भी अनवी की बात सुन उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। गुरु ने शिवा से पूछा, कहाँ है वो? तो शिवा ने कहा, पीछे गार्डन में। सुनते ही गुरु जल्दी से वहां से निकल गार्डन में पहुंच गया। तभी जफर ने उसको देखते हुए रंग भरे अंदाज में कहा, आइए दूल्हे राजा। जफर ने गुरु के पास आते हुए कहा, तुझे राम ने शादी कर ली और पता भी नहीं चलने दिया। गुरु ने उसकी बात सुन जफर का जबड़ा पकड़ते हुए कहा, किसने बताया तुझे? जफर ने गुरु से खुद को छुड़वाते हुए कहा, मत भूल गुरु कि तुझसे पहले मैं यहाँ का बादशाह हुआ करता था, तेरी हर बात की खबर मुझ तक है। गुरु ने उससे गुस्से भरी नजरों से देखा तो जफर मुस्कुराया और उसने गुरु के कंधों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, समझ सकता हूँ कि तेरा भाईजान की बाड़ी की लड़कियों से मन घर भर गया है।
अच्छा तरीका है तेरा ये नए माल को चखने का। गुरु ने उसकी बात सुन गुस्से में अपनी मूठियां भींच ली कि तभी जफर ने फिर से कहा, मैं भी चुप हो रहूंगा तेरे साथियों की तरह, बस मुझे अपनी बीवी को मुझे भी चखने का मौका देना होगा। जफर का ये कहना था कि गुरु ने पलक झपकते ही जफर को पछाड़कर अपने कदमों में लाकर पटक दिया। इधर सिवा अपने आदमियों सहित गार्डन में पहुंचा तो देखा गुरु पागलों की तरह जफर पर अपने लाते बरसा रहा था। शिवा ने जल्दी से जाफर गुरु को पकड़ते हुए कहा, पागल हो गया है, कहा था ना शांति से सब सुलझा लेंगे। गुरु ने शिवा को धकेलते हुए कहा, नहीं भाई अब शांति से कुछ नहीं होगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के लिए कुछ बोलने की। ये कहते हुए गुरु बेसुध पड़े जफर को देख पड़ा और उसने जफर के पैरों के बीच वार करते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी है साले, सिर्फ मेरी। और उसे देखने तक का हक मैंने सिर्फ किसी को नहीं दिया और आज तूने अपनी हद पार कर दी, अपनी मौत को दावत दी है। ये कहते हुए गुरु ने जफर को घसीटते उसका सिर वहां पड़े पत्थर पर दे मारा। गुरु के गुस्से को बढ़ता देख गुरु ने शिवा से कहा, ये इसे मार डालेगा भाई, आप कुछ कीजिए, ये जफर भाईजान का दाहिना हाथ है। गुरु ने शिवा को देखते हुए कहा, ये मरने के लायक है। इधर गुरु ने जफर की हालत पहले ही अधमरी की थी और बची हुई कसर अब उसने अपने गन को निकालकर उसकी सारी गोलियां एक बार में ही बिना सोचे समझे उसके भेजे में उतारकर उसके चेहरे के उसके सिर की चीज उड़ा दिए। जफर को मारने के बाद भी गुरु का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने रघु से गन छीनते हुए यहाँ वहां गार्डन में फायर किया और जोरों से चिल्लाया। तभी शिवा ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, गुरु रुक जा गुरु, अन्वी तुझे देख रही है। अन्वी का नाम सुनते ही गुरु रुक गया। उसने इधर उधर बेसुधी में देखा तो रघु ने उसे बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तू जा भाभी के पास, शायद उन्होंने तुझे खून करते हुए देख लिया है। गुरु ने अन्वी को देखा जो कि शादी का जोड़ा पहने खड़ी थी और बस एक टक गुरु को देख रही थी। वहीं इधर अन्वी ने गुरु के वो मना करने के बाद भी अपना शादी का लहंगा पहन लिया था। तैयार होकर भी उठी ही थी कि उसे गोली चलने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर वो बालकनी में आई तो उसके होश उड़ गए। गुरु का ये भयानक रूप उसने पहले नहीं देखा था। अनवी ने गुरु को देखते हुए कहा, खून कर दिया, उसे मार डाला। सामने पड़े लाश को देखकर अनवी से रहा नहीं गया। उसने एक हाथ से अपना पेट पकड़ लिया और अगले ही पल उसने उल्टी कर दी। अनवी गिरने को हुई तो उसने खुद को रेलिंग पकड़कर संभाल लिया। वहीं नीचे से अनवी की हालत देख गुरु सब छोड़कर ऊपर भागा। रघु और छोटे जो उसके साथ जाने को तो शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम दोनों को और जाकर पता करो कि जब तक गुरु की शादी की बात किसने फैलाई और बाकी तुम लोग इस रात को यही काट दो। गुरु भागते हुए ऊपर आया कि अनवी उसे बालकनी में ही बैठी मिली। गुरु ने उसके पास आना चाहा कि तभी उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ी। उसका चेहरा इस समय खून की छींटों से भरा हुआ था। खुद को देख गुरु के कदम आगे अनवी की तरफ बढ़ ना सके और वे वहीं रुक गया। कुछ सोचकर भी वहां से निकलकर बाहर आ गया। गुरु 5 मिनट के अंदर ही नहाकर अनवी के पास आया तो अनवी इस समय बेड पर बैठी हुई थी। उसे देख गुरु ने उसके पास आते हुए कहा, सुनो। अनवी उसकी आवाज सुन डर गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।